हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो पेपर हुआ है उसके अंदर जो मुझे रिव्यू मिले हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों का ये कहना है कि सर टेक्निकल पार्ट तो बहुत इजी आया है कि पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी और बहुत इजी क्वेश्चंस है। और जीके और करंट अफेयर्स आपका बहुत ही मॉडरेट आया है। और रीजनिंग आपका बोल रहे हैं कि लेंदी आया है, ईजी बिट नहीं बोल सकते उसको, बट ओके मॉडरेट टाइप में बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं आज का जो भी आया है हमारा टेक्निकल पार्ट में, एनालिसिस कर लेते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन कवर कर ले। जो भी आपको कुछ भी और क्वेश्चन मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। मीन्स आपके पास में जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर हो गया, नोजल मीटर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन आता है कि आयरन कार्बन जो आपका डायग्राम होता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है आयरन का, उसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड। तो आयरन कार्बाइड का दूसरा नाम कौन सा है? आयरन कार्बाइड का दूसरा नाम होता है सीमेंटाइट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में नेक्स्ट पे देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, फॉर विच डिग्री ऑफ फ्रीडम द सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। विच डिग्री ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। हमें यह पता है कि अगर हमारी n की वैल्यू लेस इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो वो होता है हमारा फ्रेम। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये हो गया। और अगर n इज लेस देन 1 होता है तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम इसको हम बोलते हैं, नाम होता है इसका सुपर स्ट्रक्चर। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी n इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए ये आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें गौर से देखिएगा, जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपकी 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें ये पता है कि भैया 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, 1 TR की वैल्यू होती है 3.5 किलोवाट, या फिर मैं ये बोलूँ 210 किलो जूल पर मिनट। तो उस अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2100। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। देखो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर में। वेंचुरी मीटर में हमने पढ़ा है कि CD इज इक्वल टू क्या होता था हमारा? एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में आइडियल डिस्चार्ज। तो आइडियल और अपॉन, इसमें दो कोफिशिएंट का सम लिखा हुआ है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता था CV, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता था ऑरिफिस में CC, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? CD इंटू CC। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। देखिए जनरली आपने पढ़ा है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में हम करते हैं R12 का यूज, लेकिन जो अब अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, कॉमनली। मोस्टली और कॉमनली वर्ड ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप बताओगे। तो आपका R12 भी करेक्ट है, लेकिन यहां पे इसने क्या बोला है कि R134A लिखा है इसने। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी सेलेक्टेड, देन इट इज मोर करेक्ट इज R134A। तो आपका ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है आंसर, तो आपका आंसर ये ही करेक्ट होगा, डबल आंसर नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? फ्रियोन बेस्ड रेफ्रिजरेशन कॉल्ड इज, क्या बोलते हैं उसको? फ्रियोन है, फ्रियोन FCl-BrI। ये कौन सी फैमिली होती है? ये फैमिली होती है हमारी फ्रियोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एडिन। ये कौन सी फैमिली होती है? हेलोजन फैमिली होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेलोकार्बन्स बोल देंगे। तो इसको हम बोलेंगे हेलोकार्बन रेफ्रिजरेशन। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं,
अब नेक्स्ट आया है आपका जो स्ट्रेसेस है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंजेंशियल मतलब शेयर स्ट्रेस और ऑब्लिक स्ट्रेसेस, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मोहर सर्कल यूज करना पड़ता है। मोहर सर्कल में आप उस ऑब्लिक प्लेन बनाते हो जो एक्स एक्सिस पे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहर सर्कल इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आता है व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट देन shear stress will be, न्यूटन का आपको लॉ याद आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विच इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, विच इज टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। इसने क्या बोला है? वेलोसिटी जीरो है, देन shear stress will be zero. If there is no velocity, it means stress will be zero. Correct answer is zero. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन करने थे वहां पे जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में बैठ गए, क्योंकि आपका रीजनिंग जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा आया है, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका क्या है? मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आपका क्या होता है? इसमें 20 बार के आसपास जाता है, तो 20 बार इट मींस 15 टू 20 बार के आसपास जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन R134A? R134A का फॉर्मूला आपको पता है क्या? CH2FCF3, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्लोरीन है क्या? नहीं है। सिंपली क्या लिखते हो इसको? C2H2F4। स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका, इधर H या इधर H, यहाँ पे F लगा दो, यहाँ पे भी F लगा दो, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लोरीन एटम कितने दिख रहे हैं? नील दिख रहे हैं, तो नील आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कॉकरेन बॉयलर? कॉकरेन बॉयलर का एफिशिएंसी कितना होता है? एफिशिएंसी इज अबाउट 30%। आंसर इज 30 to 35%। फैक्ट क्वेश्चन आया आपके, फैक्ट क्वेश्चन इट मींस अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, अगर याद नहीं तो फिर इसको स्किप करो, आगे चलो, बस। क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट करते हैं अपन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गुड स्टीम पावर प्लांट। देखो एक बात याद रखो, कोई भी एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट 50% से ऊपर बहुत रेयर केसेस में जाती है, जब भी उसमें रीजनरेशन, रीहीटिंग, इंटरकूलिंग सब कुछ अप्लाई कर देते हैं तब जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 से लेके 48 के आसपास। क्लियर है ना? तो 40 से लेके 48 के आसपास आंसर हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्पेसिफिक रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशो फॉर एन मोनो एटॉमिक गैस। हमें इतना सा पता है भैया कि गामा की वैल्यू ये पूछ रहा है, गामा क्या होता है? CP/CV की वैल्यू होती है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड फॉर इसका एक और क्या होता था आपके पास में? एक और फॉर्मूला था, गिब्स ने दिया था, गामा इज इक्वल्स टू 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना यूज करते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यूज करते हो 3। तो वैल्यू रख के देख लो, तो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए कितनी आ रही है? 1.66। ये हो गया 1.66 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब हम बात कर लेते हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1.6। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसी में ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है आपकी 6, जो कि फिर हो गया ये 1+2/6 विच इज 1.33। देन आंसर इज करेक्ट 1.33। जैसे एयर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एयर के लिए आप क्या लेते हो? गामा इज इक्वल्स टू 1.4 लेते हो। वो कैसे आता है? गामा इज इक्वल्स टू 1+2/f। और यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस के लिए जैसे आपके पास में मोस्टली एयर में कितना होता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट्स आर मोस्टली अवेलेबल, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। तो 5 रख के देख लो, तो कितना आ गया? 1.4। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया आपके, बहुत इजी मींस 1 लाइन क्वेश्चन, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आया आपका कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील। अब कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील क्या होता है? देखो मैं बताता हूं आपको हाई स्पीड स्टील में कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं HS, यूनिवर्सल एग्जांपल है ये, इसका मतलब क्या होता है? 18% आपका क्या है? टंगस्टन है।
मीन्स W की यूनिट ये होगी। फिर आप क्या लिख रहे हो 4, तो 4% आपका क्रोमियम है मीन्स Cr, और 1% आपका क्या है यहाँ पे वेनेडियम है, तो फिर क्या हो गया V। तो यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है 65, 2 एंड 5, तो यहाँ पे जितने जितने आपको 6%, 5%, 2% एंड 5% दे रखा है तो इसी ऑर्डर में होंगे वो। क्लियर है? इसके ऑप्शंस मेमोरी बेस्ड याद नहीं है तो इसके ऑप्शन हम नेक्स्ट में देखेंगे जब आपका रेस्पॉन्स किया जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, mv अपॉन mv प्लस ml, सिंपल सी, वेपर प्लस लिक्विड। यहां पे क्या दे रखा है 50 kg ऑफ स्टीम मीन्स 50 अपॉन 50 प्लस 1.5, इतना क्या कर दोगे 50 अपॉन 50 1.5 नियर अबाउट है। इसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखो अगर इसको मैं बढ़ा दूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 54 के आसपास, या 50 कर लो, ऑलमोस्ट 1 आ रहा है ना, तो 1 के आसपास का आंसर क्या है 0.97, सिंपली सॉल्व कर लो। और या फिर जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना तो इसका रिवर्स मत करना कभी भी, आप क्या करो 51.5 को डायरेक्ट इनमें से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी, इससे कर लो नहीं आएगा, इससे कर लो या फिर इससे कर लो, ये दो ऑप्शन है ना, इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है रादर देन डिवाइड करना, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें आपका करेक्ट बन रहा है। क्लियर है ना? तो चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के लिए आप हमेशा क्या करते हो, स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के लिए आप पीजोमीटर यूज करते हो। पीजोमीटर यूज करने के लिए आपकी पीजोमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, पीजोमीटर के अंदर आपका सिंगल कॉलम होता है। सिंगल कॉलम मीन सिंगल कॉलम, अगर इसने इंक्लाइंड बोला है तो इंक्लाइंड के अंदर आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो सकती है। बाकी क्वेश्चन देखो, अमीटर जो कि आपका इलेक्ट्रिकल यूजमेंट है, हाइग्रोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ये आपका स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी आया है आपके क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर के दो क्वेश्चन है, देखो गौर से 19 और 20। 19 और 20 के अंदर आपका कितना आता है, देखो फायर ट्यूब बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है ना वो वाटर ट्यूब बॉयलर से अच्छी होती है। ठीक है, और इसकी प्रेशर रेंज भी थोड़ी सी उससे हाई होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट 70 से 75% के आसपास एफिशिएंसी होती है। फैक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन आया बॉयलर पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ प्रेशर रेंज क्या है, कौन सा अच्छा है, इसकी क्या एफिशिएंसी है, बहुत इजी क्वेश्चन आया इस पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशर रेंज ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। प्रेशर रेंज पे बात करते हैं तो प्रेशर रेंज पे इसकी क्या होती है, प्रेशर रेंज इसका ज्यादा हाई नहीं होता है, ऑलमोस्ट इसका 10 से लेके 20 बार के आसपास होता है। ठीक है, तो देखो बाकी जो आपके पास में है ना ये, तो बाकी के आपके बहुत हाई रेंज दे रखी है और एक बहुत लो रेंज दे रखी है, तो इनके बीच में नहीं होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन होता कि 20 से 25 तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, बोनस हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली इसने बोला है 10 से 20 बार के बीच में है, तो इजीली क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर मेजरमेंट। सबको पता है कौन यूज करता है, मैनोमीटर यूज करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लियरेंस रेशो। भैया क्लियरेंस रेशो का क्या फॉर्मूला लिखते हो, एक होता है क्लियरेंस रेशो और एक होता है कंप्रेशन रेशो। अब कंप्रेशन रेशो की बात करूं तो गामा की वैल्यू क्या लिखते हो 1 + VS / VC, लेकिन यहां पे क्या पूछा है आपको, क्लियरेंस रेशो मींस क्लियरेंस रेशो विच इज C डिनोटेड, मींस क्लियरेंस रेशो is equal to वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, नहीं वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट। अब यहां पे ही कंफ्यूजन होता है कि हम टोटल अपॉन वीसी करते हैं तो कंप्रेशन रेशो निकलता है, तो टोटल दिमाग में आता है, टोटल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही टोटल दे रखा है, गलत है, तो ये क्या हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट। अब देखो ये फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे क्वेश्चन है, ये आपका टॉम में से क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना, ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, जो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है आपका। इसके अंदर देखते हैं इसने क्या लिखा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्ट्रक्चर। अभी हमने बात की थी, इफ फ्रेम एंड स्ट्रक्चर देन n इज इक्वल टू 0, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इट इज अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है,
कि अगर मैकेनिज्म है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ऐसे क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे 3 क्वेश्चन आए आज। अब देखो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका n इज टू 0 है, तभी तो आप इसको क्या बोलोगे, फ्रेम बोलोगे जिसका कोई मोशन नहीं हो सकता, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर बोल सकते हो। एज सिंपल एज दैट। तो आपका आंसर क्या हो गया फिर, 0। अब बात करते हैं व्हाट इज द कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ द टेम्परेचर लिमिट विच इज 1990 एंड 850। सिंपल सा आपको सबको पता है, नीटा सी कितना होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पे करो 1 माइनस 850, केल्विन में है, ऑलरेडी केल्विन में है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं। 1990 सिंपल सा है। यहाँ से आपका क्या आ रहा है आंसर, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, या तो ये कर लो T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको ऑलमोस्ट 2000 मान लो ना यार, इतना सही तो है, 2000 मान लो, जो आए उसको थोड़ा सा ऐड कर देना, और यहां पे कोई भी आंसर आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 50% के नियर अबाउट ये घूमेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको इधर उधर करने के लिए होते हैं ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर देखो रेंज देखो इसकी 25% के आसपास, 35% के आसपास, 65% के आसपास, 55% के आसपास। तो आपका आंसर क्लियर है कि 50% का आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 57.3। क्लियर है ना। तो इन क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर टाइम वेस्ट किया तो आगे वाले के टाइम खाएंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड इन अ बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। अब बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम का आपको मैं बताता हूं कि स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले आती है रैमिंग। 1 मिनट, 1 सेकेंड गाइज। ये रहा, हाउ मेनी हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड फॉर बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। अब देखो बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम के लिए आप क्या यूज करते हो, बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम आपका है रिड्यूस एम्बिएंट के आसपास। तो उसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी, सबसे पहले रैम आती है, रैम कर दी एयर, उसके बाद में आप उसको डालते हो कंप्रेसर 1 में, फिर आप उसको डालते हो जो रैमिंग इफेक्ट से आपका हीट एक्सचेंजर चला रहे हो उसके अंदर, फिर वो जाता है आपका कंप्रेसर 2 में, कंप्रेसर 2 में गया, फिर आपने उसको रैमिंग हीट एक्सचेंजर दूसरे से चलाया, ये 1 था और ये 2 था, फिर आप इसके अंदर प्लस क्या करते हो, एक कूलेंट और यूज करते हो, कूलेंट यूज करके हीट एक्सचेंजर में डालते हो, चाहे अमोनिया यूज कर लो चाहे और कोई कूलेंट यूज कर लो। अमोनिया इज द लोवेस्ट क्या होता है आपका डिग्री सेल्सियस में काम करता है, तो आप वहां पे ये यूज करते हो। तो 3 आपने यूज कर लिए, फिर उसके बाद में ये टरबाइन पे जाके एक्सट्रैक्ट हो जाता है और फिर ओपन टू एयर कर देते हैं। तो कितने यूज हुए, एक ये, एक रैम हीट एक्सचेंजर में और एक रैम हीट एक्सचेंजर 1 में। तो आंसर क्या हो गया आपका 3। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना बस। अब बात आती है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कापलान एंड प्रोपेलर टरबाइन। देखो कापलान और प्रोपेलर टरबाइन इज द लास्ट टरबाइन जो हम ऑर्डर वाइज यूज करते हैं। सबसे पहले पेल्टन, फिर उसके बाद में फ्रांसिस के बाद में लास्ट में आता है आपका कापलान और प्रोपेलर। उसके लिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो आपको ये भी पता होगा ऐसा यूनिट में इसकी 250 से 1000 के बीच में होती है। तो आप क्या करोगे 250 से 800 के आसपास। कापलान और प्रोपेलर में क्या फर्क है, एक में मूविंग ब्लेड होती है और एक में मूविंग ब्लेड नहीं होती है, बस इतना ही फर्क है, बाकी स्पेसिफिक स्पीड तो सेम ही रहेगी। एक्सियल फ्लो टरबाइन। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर। आपको ये पता होगा कि हम ये बनाते हैं कैलोरीफिक वैल्यू E, उनमें से कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो हमारा बनता है इंडिकेटेड पावर, फिर हम उसको रिड्यूस करवाते हैं ब्रेक पावर में। तो जो ये रह गया ना, ये लॉसेस क्या होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड में से माइनस कर दो। तो इंडिकेटेड और ब्रेक पावर दोनों का डिफरेंस कौन बताता है, फ्रिक्शन लॉसेस बताते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज डिफाइंड एज। मैकेनिकल एफिशिएंसी आप कैसे डिफाइन करोगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन करने के लिए आपको सिंपल सा करना है कि ज्यादा क्या होता है, इंडिकेटेड पावर अपॉन में कर दो, ब्रेक पावर ऊपर कर दो, खत्म। और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यही वाले ऑप्शन थे आपके तो देखो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज व्हाट, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, यूनिट तो आएगी, डिवाइड करने पे यूनिट नहीं आएगी, खत्म।
क्लियर है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्किंग ऑन रिवर्स ऑफ, किसके रिवर्स में काम करता है, किस पे काम करता है ये आपको मतलब नहीं है, इसने क्या पूछा है, रिवर्स ऑफ पूछा है। अब आप बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर काम कैसे करता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड लेता है क्या, आउटवर्ड टू इनवर्ड ले रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर, इनवर्ड फ्लो रेडियल टर्बाइन, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल आप क्या करते हो, डेल्टा एच एक्चुअल अपॉन डेल्टा एच आइडियल, सिंपल सी बात है, डेल्टा एच पे काम करते हो, यहां पे है आइडियल अपॉन एक्चुअल, होती नहीं है एफिशिएंसी, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअल डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी अपॉन एंट्रोपी, एंट्रोपी का कभी भी रेशो हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, ये बोला एंट्रोपी अपॉन एंट्रोपी, ये भी डिफाइन नहीं होता, तो तीन तो एलिमिनेट हो गए और फर्स्ट एलिमिनेट नहीं हुआ, तो फर्स्ट अपना आंसर हो गया। देखो सिंपल सा, मैंने भी बताया कि मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे आपने, सॉम के, एफएम के यूट्यूब चैनल पे है आपका, ज्ञानो ऐप पे जाओ, वहाँ पे वीडियो सब्सक्राइब करके देखो। उसमें भी मैंने बोला था कि हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमने स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस किया था उसमें मैंने बोला था कि हम कौन सा फॉलो करेंगे, मेथड एक ही है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे हो रहे हैं, देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो ये आया है नेक्स्ट आपका 31st क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, सिंपल सा कि भाई H इज इक्वल्स टू वॉट, H का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV होता था। तो ये फॉर्मूले को आप थ्योरी में कैसे लिखते हो, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, विच इज करेक्ट। खत्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर्मूला, इसके ऑप्शंस आपको ऐसे ही दे रखे थे, ऐसे इन द सेंस मींस आपको थ्योरेटिकल दे रखे थे। डेल्टा एच आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, डेल्टा एच का आप आइडियल अपॉन एक्चुअल लेते हो, एक्चुअल अपॉन आइडियल लेते हो, एंट्रोपी लेते हो या नहीं लेते हो, ये सब फॉर्मूले थे। तो आइसेंट्रोपिक फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, एक्चुअल अपॉन आइडियल ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप, जो हम करते थे ना, जैसे ये मान लो कि हमने ये बनाया, तो हम यहाँ से ऐसे जाते थे, ये हमारा साइकिल होता था, तो यहाँ से ये क्या होता था कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता था, तो ये जो होता था ना 1 2 और ये होता था 1 2 डैश, तो हम क्या करते थे, H2 माइनस H1 अपॉन H2 डैश माइनस H1, ये करते थे। तो हमें ये निकालना है, तो एक्चुअल अपॉन आइडियल है, आइडियल अपॉन एक्चुअल है, वो आपको ऑप्शन देख के पता चलता है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि आपका स्टीम नोजल जो है वो क्या काम करता है, एंथैल्पी को कन्वर्ट किस में करता है। नोजल हमेशा क्या कन्वर्ट करके देता है आपको, वेलोसिटी इंक्रीज करके देता है, वेलोसिटी इंक्रीज करके देता है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ही मिलती है, आपको ना पोटेंशियल मिलती है ना प्रेशर एनर्जी मिलती है। करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ टॉर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड बाय। हमेशा ध्यान रखना मोमेंट वाली थ्योरम किसने दी थी, वेरिग्नन भाई साहब ने दी थी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेरिग्नन थ्योरम। सिंपल सी बात है। अब यही क्वेश्चन आपका क्या आ रहे हैं, इस पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, एफएम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपके टॉम वगैरह के क्वेश्चन नहीं है, सॉम में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बारी, तो ये याद रखना। अब आपका क्या बोल रहा है, ये टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड फॉर इक्विलिब्रियम द फोर्स शुड बी, तो फोर्स शुड बी क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, जो भी है आपका एक्सटर्नल इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोलिनियर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने टू फोर्सेस की बात की है। अगर एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो इसको कट आउट कैसे करोगे, कट आउट नहीं कर सकते। अगर ये इस टाइप से है तो इसको ऐसा होना पड़ेगा, और कट कैसे होगा, जब इक्वल होगा और अपोजिट होंगे तभी तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी तो ये कट आउट होंगे। तो सिंपल सी बात है। तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, कोलिनियर इक्वल एंड अपोजिट। देखो सबसे पहली बात कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो दोनों को कैंसिल आउट होने के लिए इक्वल तो होना पड़ेगा। इक्वल वाले ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। फिर से वही ऑप्शन एलिमिनेशन, ये गया आपका, ये गया आपका, बचे क्या ये दोनों। अब अपोजिट अपोजिट हो गए, इक्वल इक्वल हो गए। अब कोलिनियर नहीं होंगे तो कट आउट कैसे करोगे, तो कोलिनियर करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है वैक्यूम प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं वैक्यूम प्रेशर वगैरह कैसे बनाते थे हम,
ये हमारा प्रेशर लाइन होता था, तो यहाँ से आप क्या करते थे, ये होती थी आपकी एटमॉस्फेरिक लाइन और ये होता था आपका एब्सोल्यूट लाइन। यहाँ पे होता था अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर है तो गेज प्रेशर है, इससे नीचे है तो वैक्यूम प्रेशर है। इसकी डेफिनेशन निकालो, एटमॉस्फेयर में से अगर मैं एब्सोल्यूट निकाल दूँ तो बचा हुआ मेरा क्या आ जाएगा, वैक्यूम प्रेशर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक में से अगर मैंने एब्सोल्यूट निकाल दिया तो मेरा वैक्यूम प्रेशर आ गया। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायग्राम से। डायग्राम से याद रखना बहुत इजी होता है रादर देन आपका थ्योरेटिकल आप रट्टे मारते हो। देखो वो कैसे होता है, मैंने ये लिखाया था एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज होता है, और एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम होता है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आंसर क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू वैक्यूम हो जाएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर करो और सिंपल से नंबर ले जाओ बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं, ये क्या है आपका एल्जेब्रिक सम, नहीं सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, इसने क्या लिखा है कि एट जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर का मतलब ये एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। जब तक इसने नहीं बोला कि मैं एटीएम की बात कर रहा हूं, जीरो एटमॉस्फेरिक है या मेरा जीरो गेज है या फिर आपका जीरो वैक्यूम है, तब तक आप क्या नहीं मानोगे, आप एब्सोल्यूट पे ही काम करते हो। एब्सोल्यूट पे काम किया तो इसने क्या बोला, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इज इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जा रहा है, वहां पे कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 38 क्वेश्चन। एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ, एंट्रोपी सिंपल सी बात है, ds इज इक्वल टू क्या लिखते हो, dq अपॉन टी। क्लॉसियस इनइक्वालिटीज याद है ना, तो dq अपॉन टी मीन्स रेशियो ऑफ हीट टू द, मीन्स यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए था हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड और डिफरेंस ऑफ हीट। ये मेमोरी बेस्ड है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको रिस्पॉन्स में पता चल जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ हीट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना, ये आप केल्विन में ही रखते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते हो। क्लियर है ना ये तो आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो साइकिल की। देखो ऑटो साइकिल हमारा क्या होता था, ऑटो साइकिल अगर हम टीएस डायग्राम की बात करें तो टीएस डायग्राम में ऑटो साइकिल ऐसा बनाते थे हम, कुछ ऐसा। तो बच्चे ऐसे बोलते थे सर ये बन गया हमारा ऑटो साइकिल, ठीक है। लेकिन ये बना है, ये है s इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी है s इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर आप ये p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख देते हो, p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कर दो, तो ये तो ब्रेटन साइकिल बन गया, जूल साइकिल बन गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रखा तो इसका मतलब ये टीएस डायग्राम पे क्या बन गया, आपका ऑटो साइकिल बन गया। तो ऑटो साइकिल के लिए कांस्टेंट v दो प्रोसेस और कांस्टेंट s दो प्रोसेस, मींस आपका 2 आइसोकोरिक प्रोसेस एंड 2 एडियाबेटिक रिवर्सिबल मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने चाहिए थे। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं अपन बात। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके। अभी देखो नेक्स्ट ये टॉपिक आया आपका फ्लूइड से। द फ्लूइड इज मेड टू रोटेट विच इज यूज टू सम एक्सटर्नल टॉर्क देन द मोशन विल बी। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं सम एक्सटर्नल एजेंट की बात आती है, फोर्स्ड की बात आती है, फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। ये फोर्स्ड है तो मतलब बाहर से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है तभी आएगा सम एक्सटर्नल, मतलब फोर्स्ड। और रोटेट मींस वॉर्टेक्स, खत्म बात, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट भी आया आपका एफएम से। एफएम से बहुत क्वेश्चन आए हैं। द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मीन्स dv अपॉन dt मीन्स टाइम डिपेंडेंट इज इक्वल टू 0 है, मीन्स v इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टाइम पे बात करते हैं तो टाइम पे हमारे पास में दो ही चीजें आती थी, एक आती थी स्टडी, एक आती थी अनस्टडी। अनस्टडी मीन्स वो टाइम पे डिपेंड करेगा, मेरी एज आज इतनी है तो कल कितनी होगी टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन इस पेन की लेंथ, मैंने ये ही लेक्चर दिया है आपको
मीन्स इस पेन की लेंथ हमेशा इतनी ही रहेगी, मीन्स टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स ये लेंथ क्या है, एक स्टडी है, प्रॉपर्टी बाय विच द टाइम इंडिपेंडेंसी इज देयर विच इज नोन एज स्टडी फ्लो। क्लियर है? चलो अब ये क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। वॉटिसिटी वी से डिनोट करते हैं, ओमेगा 2 ओमेगा होता है, क्लियर सी बात है। ओमेगा को रिप्रेजेंट कर देते हैं हाफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड यू वी एंड डब्ल्यू, ये होता था। अब इस 2 को यहाँ पे ले जाओ तो ये वॉटिसिटी हो जाती थी, क्लियर है ना? तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो ये जो मैट्रिक्स थी आपकी, ये वॉटिसिटी को डिनोट करती थी, मीन्स v इज टू 2w। तो आंसर क्या है? 2। अब ये पूछ रहा है वॉटिसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर रोटेशन मोशन। उल्टा पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 0.5। बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रहा है। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है 2। क्लियर है ना सबको? चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। देखो रीजनरेटिव सिस्टम की बात ये कर रहे हैं कि रीजनरेटिव सिस्टम में आपका क्या होता है, कितना इफेक्ट आता है थर्मल एफिशिएंसी पे। एक बात याद रखना, रीहीट आपका डिपेंड करता है, बढ़ेगी घटेगी आपको नहीं पता। रीजनरेटिव हमेशा इंक्रीज करता है। क्लियर है? आपको पावर प्लांट पे जाके देखो कैसे बढ़ता है कैसे नहीं बढ़ता है। अब नेक्स्ट करते हैं, द फ्लूइड विच इज shear stress is proportional to the rate of shear strain। रेट ऑफ shear strain तो भाई साहब लीनियर कर्व आएगा। यहां पे आपका क्या है, यहां पे है टाउ, यहां पे क्या है du अपॉन dy वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर लीनियर कर्व आ रहा है इट मींस n इज इक्वल टू 1, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, c इज इक्वल टू 0, इट मींस आपका क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। खत्म, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आइडियल फ्लूइड आइडियल सॉलिड, ये लाइंस हो गई, एक ये लाइंस होगी एक ये लाइंस होगी, तो हो ही नहीं सकता। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n इज इक्वल टू 1 है ही नहीं, तो ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मींस ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, रेनॉल्ड नंबर। अरे भाई साहब, रेनॉल्ड नंबर फॉर ए लेमिनार पाइप फ्लो। तो देखो लेमिनार के लिए आपका क्या था, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 2000 या फिर 2100 लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेमिनार फ्लो हो जाएगा। अगर हम रेनॉल्ड नंबर की बात करें, इफ रेनॉल्ड नंबर इज 4000 लेस एंड 2000 ग्रेटर, इट मींस ये क्या होता था आपका, ट्रांजिशन फ्लो होता था। और अगर रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 करते थे तो ये आपका क्या होता था, टर्बुलेंट फ्लो। ये सब वैल्यूज किसकी है, ये है आपकी पाइप फ्लो के अंदर। पाइप फ्लो में ये वैल्यूज होती है, तो आपको ये पूछा है 2000 के लिए आप क्या करोगे, ये रहा ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करके देखते हैं अपन। अरे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत थी और कुछ नहीं था। मैंने माना रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी आई है, रीजनिंग के अंदर आपका बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, लेंदी है। सबसे पहले टेक्निकल करो ना, वेटेज सबसे ज्यादा इसका है, फिर उसके बाद में जीके पे जाओ, फिर रीजनिंग करते रहो। फटाफट से एक कंप्लीट कर लो अपना पेपर, फिर जो रिव्यू और रिव्यूज विद आंसर कर रखे हैं आपको उस पर अटेम्प्ट करो। ऐसे नहीं एक को लेके बैठ गए, ये सॉल्व हो रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन क्या पता आपको सॉल्व हो जाते हैं आपसे। इसलिए एक बारी में पूरा पेपर सॉल्व करो, फिर जो टाइम बचता है उसमें रिव्यू लगा के आगे बढ़ते रहो। आया समझ में? तो चलो हम ये स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, आगे जो भी अपना सेक्शंस आएंगे, एसएससी जेईएन के बैचेस आएंगे, उसमें हम ये फॉलो करवाएंगे। ठीक है? तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, इफ देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी इज देयर देन टर्बाइन इज नोन एज इम्पल्स टर्बाइन। इफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी देन इट इज नोन एज रिएक्शन टर्बाइन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो इम्पल्स टर्बाइन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोमेंट्स इज डिफाइंड एज, अरे भैया मोमेंट इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेमिनार है तो 2 हो जाएगी, टर्बुलेंट है तो 1.33 हो जाएगी, इट मीन्स 4/3 होती थी। फिर अगर मैं बात करूं बीटा की, जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, इफ बीटा इज फॉर लेमिनार फ्लो विच इज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर विच इज 1.33 मीन्स 4/3। और अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूं तो टर्बुलेंट में हमेशा ये क्या होता था, 1.2 विच इज 6/5।
करेक्ट है ना। तो इसने ऑप्शन भी वैसे दिए हैं, देखो ये 3 तो अलग हो गया, 2, 1.3 एंड 1.2 कंफ्यूजिंग है। हमेशा ध्यान रखना अल्फा फॉर लेमिनार इज द मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1.2। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बाय विच द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू बी डिफॉर्मेशन एट ए गिवन रेट। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, मूवमेंट ले रहे हो, मूवमेंट को रिड्यूस करने का काम कौन करता है सॉलिड में, फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन इज एनालॉगस इन द फ्लूइड इज विस्कोसिटी, मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर, विस्कोसिटी। बहुत सिंपल है। द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का रिवर्स क्या होता है, 1/ρ होता है, इट इज मास डेंसिटी। द प्रोसेस इन विच वेपर बबल क्रिएटेड एंड कोलैप्स्ड एट द वॉल पाइप, क्या हो जाएगा, कैविटेशन। वेपर बबल बनता है आपका, वेपर बबल बनने के बाद में आप क्या करते हो, अगर वो पाइप फ्लो के अंदर आपका फ्लो कर रहा है तो यहां से अगर वेपर बबल बनना स्टार्ट हुआ तो वो आगे जाके पाइप फ्लो में जाएगा और यहाँ पे अगर कोलैप्स कर गया तो यहाँ पे इरोजन कर देगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे कैविटी बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सडन स्टॉप इन पाइप फ्लो। सडन स्टॉप इन पाइप फ्लो आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिंपल सी बात, वाटर हैमर इज करेक्ट आंसर। अब ये कह रहा है 2 डायमेंशन, इसके आपके ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल अभी, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये क्या लिख रहा है, 2 डायमेंशन स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन इज अ वेल डिफाइंड पाथ फ्लो विच इज इन लेयर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। उसके अंदर क्या कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर मींस अगर आप कोई भी कर्व खींचते हो, यहां पे अगर आप लाइन खींचते हो तो ये स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है, मींस इस साइड में फ्लो हो रहा है, इस साइड में फ्लो हो रहा है, इस साइड में फ्लो हो रहा है, ये लेयर्स में है ऐसे, ठीक है, तभी इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल रहे हैं। और अगर इस साइड में फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल है, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है तो इसके क्रॉस में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, ये ही तो आपको लिखी हुई है लाइन, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। एडियाबैटिक रिवर्सिबल फ्लो मींस जीरो वैल्यू ऑफ, एडियाबैटिक मींस dq इज टू 0 एंड रिवर्सिबल है तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्लॉसियस इनइक्वालिटीज को क्लोज लूप में रिवर्सिबल इज 0 विच इज ds, तो मींस s इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। s इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी चेंज नहीं है, ठीक है, जीरो वैल्यू ऑफ। अब देखो यहां पे जो बच्चों ने मेरे को बताए हैं जो ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे तो नहीं बैठ रहा है, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था एडियाबैटिक रिवर्सिबल फ्लो मींस जीरो वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसको या तो यहां पे करेक्ट कर लो या इसके ऑप्शन चेंज होंगे, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, तब जाके ये क्वेश्चन होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ये दे रहा है कि एक ही, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एंथैल्पी चेंज मींस dH इज इक्वल टू 0, इट मींस H इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और ये क्या बोल रहा है, एंट्रोपी 0, एंट्रोपी 0 नहीं मींस ds इज इक्वल टू 0 मींस S इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। एडियाबैटिक रिवर्सिबल फ्लो इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक फ्लो, ठीक है। तो यहां पे चेंज होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम मींस हीट इंट्रैक्शन आपका क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एडियाबैटिक मींस dq इज इक्वल टू 0, हीट इंट्रैक्शन विल बी 0, खत्म। वर्क डन इन आइडियल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन p dv, आइडियल लिख दिया तो क्लोज साइकिल के लिए क्या होता है वर्क, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dv, वॉल्यूम कांस्टेंट 0 मींस वर्क डन इज 0, खत्म बात। रेनॉल्ड नंबर रिलेटेड टू द फ्रिक्शनल, अरे वाह, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। अगर यहाँ पे एक आंसर में ये देता 16/RE तो आपका ये क्या होता, बोनस हो सकता था। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई इलेबोरेट नहीं किया है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या फिर आपका फ्रिक्शनल फैक्टर है। देखो हमेशा ये हम लिखते हैं ना 4F इज इक्वल टू कैपिटल F,
फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट में रिलेशन ये होता है। तो यहाँ पे देखो 16 × 4 = 64। तो आपका आंसर या तो 64/RE होना चाहिए या फिर आपका आंसर 16/RE होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा मिल रहा है आपको? 16/RE नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी सिलेक्टेड, दैट इज 64/RE। ठीक है, तो ये थे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये याद रखना है एक चीज कि इन सब में वेटेज किसका कैसा आ रहा है। आपका 100 में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। 100 में से बहुत कम क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 100 का बेसिक क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। प्रोडक्शन से भी आपका क्या है, खाली मेरे हिसाब से आपका मटेरियल साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा सा पूछा गया है। बस बहुत इजी क्वेश्चन आया है। रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। आपके पास में जीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जितने भी आपको इन वीडियो में जो क्वेश्चन मिले हैं, जो सॉल्यूशन मिले हैं, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन कीजिए। अगर डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, आपसे इंटरेक्शन रहेगा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सब्सक्राइब रखिए, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें कि इसमें क्या डाउट है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। जैसे ही अपडेट होता है कुछ तो हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।